दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आभार और अभिनंदन के साथ धन्यवाद बोलता हूँ श्री रुपेश कुमार जी, आयशी जी, जगदीश पुरोहित जी और नेचुरल ब्लॉग्स का। आप लोगों ने जो सहयोग मुझे दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आगे भी इसी तरह से सहयोग करते रहेंगे। आप लोगों का सहयोग मेरे लिए एक स्पीचलेस मैं स्पीचलेस में कुछ कह नहीं सक रहा हूँ कि ये सहयोग मेरे लिए कितना बड़ा क्या है। खैर, तो हमारी कहानी चल रही है दुगड्डा के आदमखोर बाघ की। दोस्तों, ये आदमखोर बाघ बहुत ही शातिर, चालाक और ख़तरनाक हो चुका था। न जाने कितने लोगों को घायल कर चुका था और कई बच्चों को तो मार के खा चुका था। अब उन सारे भुक्तभोगियों के नाम दोहराना तो समय की बर्बादी होगी। तो जो मित्र पहली बार चैनल में आए हैं और इस घटना को सुन रहे हैं, अगर वो इस घटना को पूरा सुनना चाहते हैं पहले भाग से, तो उसके लिए यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर प्ले लिस्ट में जा कर के पूरी सीरीज को आप जो है, पूरी कहानी को, पूरे घटनाक्रम को आप आराम से सुन सकते हैं। बल्कि उसमें आपको ना सिर्फ दुगड्डा के बल्कि और भी कई आदमखोर बाघ, मतलब टाइगर और लेपर्ड्स, तेंदुआ की, गुलदार की जिनको हम बोलते हैं, उनकी वारदातें और उनका खात्मा कैसे किया गया, वो उसका जो है पूरा कथासार मिल जाएगा। दोस्तों, इस कहानी में मैं जो बाघ शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो लेपर्ड के लिए है, गुलदार के लिए, जिसको तेंदुआ कहते हैं। और मैं उन बाघों की कहानी सुनाता हूँ जो उत्तराखंड के कुमाऊँ और गढ़वाल क्षेत्र में सक्रिय रहे। बड़े भयानक भयानक बाघ रहे, आपको मेरे चैनल में मिलेंगे। दोस्तों, घटना के पिछले भाग में हमने जाना था कि जब इस किताब के, जिसको पढ़कर मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, उसके लेखक डॉक्टर अख्तर अली साहब और उनके 3 मित्र श्री मोहन बौठियाल जी, श्री गंभीर सिंह जी और डॉक्टर जुएल साहब, आदमखोर को मारने के इरादे से उसे तलाशते हुए बिरमौली गांव से बागी गांव तक पहुंच गए थे। ये मैंने बताया था ना पिछले वीडियो में आपको, पिछले एपिसोड में। लेकिन उन्हें एक लकड़बग्घे के अलावा कोई और कुछ भी जानवर नहीं मिला। एक मिला था, एक जंगली बिल्ली उनको किसी झाड़ में मिली थी, मतलब वो कोई ऐसा बताने लायक कुछ वो नहीं है। वापसी करते टाइम इन्हें पता चला कि ये बाघ के, मतलब ये लोग जो है बाघ के पीछे नहीं है, बल्कि बाघ इनमें से किसी एक को मारने के इरादे से लगातार इनके पीछे पीछे चल रहा था। तो यहाँ तक मैं आपको पहले सुना चुका हूँ। दोस्तों, अब चलते हैं कहानी के अगले भाग में। जब बाघ को लगा कि यार ये लोग तो बहुत सावधानी और बड़ी सतर्कता से, बड़े अलर्ट होकर के चल रहे हैं और इन पर हमला करना हो सकता है कि उसके लिए ही ना घातक हो जाए, कहीं इस हमले में उसको ही ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, तो उसने अपना इरादा बदल दिया और करीब करीब 1 किलोमीटर तक इनका पीछा करने के बाद वो जो है हेवल नदी की ओर मुड़ गया। हेवल नदी का जिक्र पिछले बार कई एपिसोड्स में आ चुका है, तो आपको याद ही होगा। जिस आदमखोर को मौत के घाट उतारने के इरादे से ये लोग पिछली रात बिरमौली से बागी गांव तक गए थे, वही आदमखोर किसी एक को अपना शिकार बनाने के लिए, अपना निवाला बनाने की फिराक में था और लगातार इन लोगों का पीछा कर रहा था। सोचो यार दोस्तों, इन लोगों पर क्या बीती होगी जब इन लोगों को इस बात का पता चला कि यार
कहाँ हम तो इसके पीछे पड़े हुए थे, उल्टा ये हमारे पीछे पड़ा हुआ है। ये लोग कांप के रह गए। यार इन चारों में से कोई भी बंदा अगर जरा भी थोड़ी सी भी असावधानी या लापरवाही कर जाता तो शायद ये लोग यार चार नहीं रहते, तीन ही हो जाते। भले ही बाघ किसी को खा पाता या नहीं, वो तो बात की बात है, लेकिन इतना तो जरूर है, शर्तिया 100% जान से तो मार ही देता। इतना तो अंडरस्टूड है। लेकिन बाघ बाघ ही होता है यार। वो तो गनीमत थी कि ये चारों लोग बड़े मतलब अच्छे खासे अनुभवी होने के साथ साथ बहुत सावधान और बड़े सतर्क भी थे, और इसीलिए आदमखोर का हमला होने से ये लोग बचे भी रहे। अगर जरा भी असावधान होते तो ये तो निपट जाता कोई ना कोई। खैर अब ये लोग जान चुके थे कि बाघ जो है हेवल नदी की ओर चला गया है, क्योंकि उसके पंजों के निशान इन लोगों को दिखने लगे थे, इन लोगों को मिल गए थे। तो ये लोग भी जो है हेवल नदी की तरफ उस दिशा में चल पड़े जिस ओर वो आदमखोर बाघ गया था। करीब आधा किलोमीटर तक तो इन लोगों को बाघ के पंजों के निशान साफ साफ दिखाई पड़े, जैसे किसी धूल में कोई चीज़ के निशान पड़ जाते, इस तरह से बाघ के पंजे साफ साफ दिख रहे थे। लेकिन आगे की ज़मीन पथरीली हो गई थी, तो उस वजह से पंजों के निशान मिलने बंद हो गया। अब इनके समझ में नहीं आ रहा था कि बाघ किस दिशा में चला गया, कहाँ चला गया है, कहाँ ढूंढे। अब पता करना बड़ा मुश्किल था कि वो कहाँ गया हो सकता है, और हो सकता है कहीं पीछे बैठा हो हाथ लगाए हुए, ये भी संभव था। कुछ देर आसपास का सारा एरिया इन लोगों ने तलाशा, जहाँ जहाँ संभावित जगह थी बाघ के होने की, हर जगह तलाशा, हर जगह ढूंढा, लेकिन बाघ का कुछ पता नहीं चला। तो फाइनली ये लोग अपना दुगड्डा वापस चले आए। कहा चलो यार अब मिला नहीं, अब यहाँ से निकल गया इस क्षेत्र से, वो वापस चला जाए। अब 11 जनवरी 1978 के दिन करीब दोपहर का तीसरा पहर रहा होगा, दुगड्डा में खबर पहुंची कि पिछली रात मल्ला डांगू पट्टी का एक गांव है कुंतणी, वहाँ पे श्री बचन लाल जी की एक बेटी थी जिसकी उम्र 11 वर्ष थी, कीर्तेश्वरी उसका नाम था, उसे बाघ ने मार डाला है। ये सूचना दुगड्डा पहुंची थी। उसके अनुसार जो सूचना पहुंची थी उसके अनुसार बच्चे की माँ श्रीमती बनासी देवी अपने घर के बाहर अपनी बच्ची को फ्रेश कराने के लिए आई हुई थी। रात में सोने से पहले अपना यूरिन वगैरह, बाथरूम वगैरह, टॉयलेट करने के लिए बाहर आई हुई थी कि अचानक दीवार की ओर से आदमखोर निकला और बड़ी फुर्ती के साथ से झपट कर जो है कीर्तेश्वरी की गर्दन को अपने जबड़े में दबोच लिया, और उसे दबोचे दबोचे पहाड़ी के ढलान में नीचे की ओर दौड़ गया, मतलब फुल गैलप ले लिया। उसने बच्ची को पकड़ा और फुल गैलप लेके ढलान की तरफ दौड़ गया। अब बच्ची की माँ ने शोर मचाया। अब उसका शोर सुन करके उस बच्ची के पिता श्री बचन सिंह जी और गांव के कुछ अन्य लोग लालटेन की रोशनी में उस दिशा की तरफ दौड़े जिस तरफ आदमखोर उस बच्ची को, उस कीर्तेश्वरी को लेके गया था। सब उस दिशा की तरफ दौड़े। अब घंटों तक उन्होंने पूरा जंगल तलाशा, उस पूरे एरिया को तलाशा, लेकिन बच्ची या उसका कोई निशान या कहीं कुछ भी नहीं मिला। तो फिर यार गांव वालों ने डिसाइड किया कि अब जो है वापस चला जाए। अब जब सवेरा होगा तभी जो है इस बच्ची को दोबारा से ढूंढने के लिए निकलेंगे और फिर देखेंगे क्या करना है आगे की कार्रवाई, क्योंकि रात में जंगल में भटकना रिस्की भी था और कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा था। इधर कीर्तेश्वरी का पूरा परिवार वाले इन लोगों का रो रो करके बुरा हाल हो रहा था। अब यार गांव वाले भी कितनी देर रुकते, वो लोग भी अपना सांत्वना वगैरह दे करके अपने अपने घरों को लौटने लगे थे, और सभी लोग बहुत डरे हुए थे, बहुत सहमे हुए थे और बहुत दुखी थे। अब स्वाभाविक सी बात है यार, गांव में कोई घटना घट जाए तो अपने ही परिवार का कोई बंदा जाता है, ये तो दुख के क्षण होते ही हैं। 11 जनवरी की सुबह जब गांव वाले दोबारा से बच्ची को ढूंढने के लिए जंगल में गए
तो इन्हें बच्ची के बॉडी के अवशेष एक बिच्छू घास की झाड़ी में मिले। अब बिच्छू घास क्या होती है आप लोग सब लोग जानते ही होंगे, और अगर बताऊंगा तो कुछ मेरे मित्र हैं वो नाराज़ हो जाते हैं कि यार आप वो सब मत बताया करो, तो मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ उसके बारे में। जो अवशेष थे बड़ी बुरी हालत में थे। सर का जो बालों वाला हिस्सा था, हाथ और पैरों की आधी खाई हुई उंगलियां थी, कंधे से अलग हुआ एक हाथ पड़ा हुआ था जिसमें चूड़ियाँ भी थी, और कुछ चबाई हुई हड्डियाँ थी, और उससे कुछ ही दूरी में बच्ची के जो है खून से सने हुए कपड़े भी पड़े हुए थे। बच्ची की ऐसी हालत देखकर उसके पिता बचन लाल जी पर क्या बीती होगी यार, वो तो मैं और आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ऐसी हालत में अपनी बच्ची को देखे यार, कटी फटी। जिस बच्ची के पिता ने उसको 11 वर्षों तक अपनी गोद में खिला खिला कर बड़ा किया था, अब उस बच्ची के सामने अवशेष पड़े हुए थे, मतलब उस बच्ची का चेहरा तक नहीं था। तो यार उस पिता पे उसके दुख, यार आप इमेजिन कर सकते हो तो करो यार, कि क्या उस बेचारे की हालत हुई होगी। खैर, अब वारदात की जो खबर थी वो मल्ला डांगू पट्टी के पटवारी श्री कांति लाल जी को मिली, और घटना की खबर सुनते ही उन्होंने भी देर नहीं करी, वो तुरंत जो है घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने बॉडी का पंचायतनामा किया, अपनी पूरी जो वो डायरी होती मेंटेन करी, रोजनामचा, और उसके बाद बच्ची का जो शरीर था, वो जो शरीर कहाँ था यार, जो अवशेष थे वो बचन लाल जी को दे दिए कि आप लीजिए, अब आप इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। लेकिन गांव के कुछ लोगों ने सुझाव दिया बचीलाल जी को कि चचा ऐसा है, ये बच्ची के जो अवशेष हैं कीर्तेश्वरी के, इनको ऐसे ही रहने दो, इन्हें छेड़ो मत। हम लोग क्या करेंगे कि इन अवशेषों को हम बेट के रूप में इस्तेमाल करेंगे, और अगर आदमखोर आएगा तो हम उसे शूट कर देंगे, उसे गोली मार देंगे। बच्चनलाल जी ने भी इस सुझाव को मान लिया। अब यार उनकी बच्ची तो यार हमेशा के लिए छोड़ के चली गई थी, अब क्या पता उसका शरीर ही इस पूरे एरिया को, इस पूरे क्षेत्र को आदमखोर के बाग से मुक्ति दिलवा पाए। अच्छी सोच थी उनकी, क्या और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था, शरीर को जलाना ही था। अगर आदमखोर आ जाता है, मारा जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगले दिन जला देंगे। शरीर में कुछ बचा तो है नहीं, थोड़ा थोड़ा से हिस्से हैं बस। अब लोगों ने अवशेषों जहाँ पे पड़े हुए थे उसके निकट ही एक मचान बना लिया, और शाम ढलते ही दो शिकारी, मोहम्मद अली और प्रताप सिंह राणा, अपनी अपनी राइफलें लेकर मचान पर जाके बैठ गए। अब वो सारी रात जो है मचान में बैठकर आदमखोर का इंतज़ार करते रहे, लेकिन बाघ नहीं आया। पिछले वीडियो में बताया था कि इन लोगों ने आइडिया लगा दिया था कि बाघ जहाँ पे एक बार शिकार करता है फिर वहाँ से मीलों दूर चला जाता है, उस एरिया में दोबारा नहीं आता है जल्दी एकदम से। अब इस बात पर कोई संदेह नहीं रह गया था कि 10 जनवरी की रात उडल गांव और बड़ेत गांव के बीच करीब 1 किलोमीटर तक डॉक्टर अली और उनके शिकारी दल का जो पीछा करने के बाद बाघ जो है हेवल नदी को की तरफ मुड़ गया था, जैसा पहले बताया। फिर बाघ ने हेवल नदी को पार किया और कुंतड़ी गांव में पहुंच गया था, जहां उसने कीर्तेश्वरी को अपना अगला शिकार बना लिया, जिसको मतलब मार के निपटा दिया, खा लिया। बड़ेत गांव से कुंतड़ी गांव की जो दूरी है वो लगभग 7 किलोमीटर है। इन दोनों गांव के बीच की डिस्टेंस 7 किलोमीटर है। और उधर आप सोच रहे होंगे एसडीएम पंकज कुमार जी का क्या हुआ। वो भी 10 जनवरी की रात डाबर गांव में बैठे हुए थे बाघ के इंतज़ार में कि आएगा तो उसे मार देंगे, मगर उनका बैठना बेकार हो गया क्योंकि वो डाबर गांव गया ही नहीं। वो तो यहाँ आकर के कीर्तेश्वरी का शिकार कर गया। एक तो क्या था ना दोस्तों, रास्ते वास्ते
बहुत अलग अलग हुआ करते थे, मोटरेबल अप्रोच नहीं थी, जहाँ जाना था पैदल जाना था। 77-78 की बात है दोस्तों। लोगों में डर का ये आलम था कि कई बार तो उन्हें अपनी परछाई देख के डर लगता था। उन्हें परछाई देखा लगता था अरे बाघ आ गया। बहुत बुरी तरह से डरे हुए थे लोग। पता नहीं कितने शिकारी इसको मारने की कोशिश कर रहे थे। आपको याद होगा ही, मैंने बताया था वो हजारीबाग बिहार के इमाम साहब, याद है ना, पहले दूसरे तीसरे एपिसोड में आ गए थे वो परमिट लेकर के। और उनके साथ उनका एक अमेरिकी साथी हंटर वायलर, उन लोगों ने भी बहुत कोशिश करी इस बाघ को मारने की। इनको दिखा भी, इन लोगों ने फायर भी किया, सब कुछ हुआ, लेकिन असफल रहे थे, मार नहीं पाए थे। और फिर वापस लौट गए थे। वो अमेरिका लौट गया था और ये अपना हजारीबाग लौट गए थे। इन दोनों के अलावा और भी बहुत शिकारी, अब सबके नाम बोलना तो टाइम बर्बाद करना होगा, क्योंकि उन सभी के नाम आप लोग पिछले एपिसोड्स में सुन ही चुके हैं, तो बार बार उन लोगों के नाम मैं दोहरा नहीं रहा हूँ। यार मेरा कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि साल भर हो गया था, मगर ये बाघ ना तो मारा जा सका ना इसे पकड़ा जा सका। इसने अपना पहला शिकार, आप लोगों को याद होगा, 23 जनवरी 1977 को किया था। 23 जनवरी 1977 को, याद है ना आपको, उस बच्ची की जिसका नाम प्रसन्ना था, कितनी बुरी तरह से उसको इसने मारा था। और वही बच्ची इस बाघ की पहली शिकार बनी थी। और अब हो गई थी 10 जनवरी 1978, जिस दिन कीतेश्वरी को इस बाघ ने उठा के मार के खा लिया था। तो साल पूरा होने में 13 दिन तो बचे। तो इस बाघ को आदमखोर में लगभग 1 साल मान लीजिए कि हो गया था। इसको मारने की, पकड़ने की हर कोशिश जो है नाकामयाब हो रही थी। कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिल ही नहीं रहे थे। कितनी कोशिश कर ली थी बड़े बड़े अफसरों से लेके एक से एक शिकारियों ने। अब दुगड्डा के इस ये जो आतंकग्रस्त क्षेत्र था, और उसमें जो है इस खौफनाक आदमखोर, यही बोलूँगा मैं, खौफनाक आदमखोर, इसके बारे में अब तरह तरह की अफवाहें भी फैलने लगी थी। जैसा अमूमतः होता ही है यार, अफवाहें बनने में देर नहीं लगती हैं, और बनती जितनी तेज़ है उतनी तेज़ी से वो फैल भी जाती हैं। कोई टाइम नहीं लगता उनको फैलने में। अब जैसे रुद्रप्रयाग के आदमखोर के मामले में अफवाह उड़ गई थी कि बाघ नहीं है, वो कोई कुपित प्रेतात्मा है। उस बाघ के लिए प्रेतात्मा बोला गया था। और दूसरी अफवाह ये उड़ी थी कि वो कोई साधु बाबा है जो रात में बाघ बन जाता है और लोगों को मारकर खा जाता है। बल्कि इस अफवाह के चलते तो एक साधु बाबा को लोगों ने पकड़ लिया था और उनको जान से मारने की कोशिश करी थी कि यही है वो साधु बाबा जो बाघ बन के लोगों को मार रहा है। लेकिन वो उसको पकड़ लिया, पुलिस ने पकड़ लिया और बंद करके किसी तरह से बचा दिया था। वो कहानी में अभी नहीं जा रहे हैं, वो कहानी रुद्रप्रयाग का आदमखोर में आपको मिल जाएगी। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि अचानक से कुछ घटनाएं ऐसी होने लगती हैं कि अफवाहें बनने में देर नहीं लगती। पता ही नहीं चलता कि कब अफवाहें बनी, कब उड़ी और कहाँ से क्या हो गया, बात का मतलब क्या बना। इस दुगड्डा के आदमखोर के मामले में भी कुछ ऐसी अफवाहें उड़ने लग गई थी। यहाँ पे भी अब सोचिए आप, यार 6 जनवरी 1978 से लेकर 6 जनवरी 1978 से लेकर 10 जनवरी 1978 के बीच, यानी कि 4 दिन, इन 4 दिनों में आदमखोर कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गया था। अब याद दिलाता हूँ मैं आपको, उसने 6 जनवरी को घर के अंदर घुसकर सुशीला देवी को बुरी तरह घायल कर दिया था। पिछले से पिछले वाले उस एपिसोड में है। फिर 6 के बाद 7 जनवरी को दिक्का नाम की बच्ची को मार डाला था, उसकी भी याद होगी आपको। और दिक्का नाम की बच्ची को मारने के बाद 7 जनवरी की रात ही उसने करीब 2:30 बजे विमला देवी को घायल कर दिया था। जब आधी रात के टाइम में उनकी गौशाला में पहुंच के उसने पशुओं को डराया। वो अपनी देवरानी के साथ देखने के लिए गई और वापसी में उनके ऊपर अटैक कर दिया था।
7 जनवरी। 8 जनवरी को विक्रम सिंह जो 5 साल का बच्चा था उसे उसकी मौसी की गोद से छीन कर ले गया था और मार डाला था। 9 जनवरी को गोदाम्बरी नाम की बच्ची को मार डाला था, अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, पिछले एपिसोड में। और 10 जनवरी को कुंतड़ी गांव में ये कीर्तेश्वरी नाम की बच्ची को मारकर खा गया था। तो 4 दिन के अंदर इतने कांड बाघ ने कर दिए थे। तो अफवाहें तो उड़ना स्वाभाविक था और इन अफवाहों को और ज़्यादा बल भी मिल रहा था। अब ये अफवाहें क्या थी, कुछ लोगों का ये मानना था कि आदमखोर बाघ जो है ये कोई बाघ नहीं है बल्कि कोई तांत्रिक है जो किसी बात पे इस क्षेत्र की जनता से नाराज हो गया है और अपनी नाराज़गी का बदला वो इंसानों पर हमला करके उन्हें जान से मार के या उन्हें खा के वो अपना बदला ले रहा है, अपनी बेइज्जती जो भी उसकी जो भी उनकी नाराज़गी है वो नाराज़गी दूर कर रहा है। वो जब चाहे तांत्रिक हो जाता है, जब चाहे मनुष्य बन जाता है और जब चाहे वो बाघ का रूप धारण कर लेता है। ये एक अफवाह तो ये थी। कुछ लोग कहते थे कि ये आदमखोर जो है ये बोक्सा है। दोस्तों, बोक्सा जनजाति एक जनजाति है जो हमारे तराई क्षेत्र में रहती है, उत्तराखंड के। ये जनजाति नेपाल से आकर भारत में बसी है और लोगों का ऐसा मानना था कि इस जाति के लोग जो है तंत्र मंत्र जादू टोना इन सब में बहुत एक्टिव रहते हैं। ये उस टाइम का मानना है, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सन 77-78 की बात कर रहा हूँ मैं। जो लोग बाघ को बोक्सा मानते थे उनकी अपनी एक अलग कहानी थी, उनकी एक अलग थ्योरी थी। उनका कहना था कि एक बोक्सा सरदार इस एरिया की एक लड़की पे जो बड़ी खूबसूरत थी और बड़ी अट्रैक्टिव थी उस पर मोहित हो गया था, अट्रैक्ट हो गया था और उसने उस लड़की के जो पिताजी थे उनसे विवाह के लिए अपना प्रस्ताव लेके गया और उनकी लड़की का हाथ मांगा। लेकिन लड़की के पिता ने बड़ी बेरुखी के साथ उसको मना कर दिया और उसको बेइज्जत करके जो है अपने घर से भगा दिया। इस वजह से वो बोक्सा सरदार नाराज हो गया था और अब बाघ का रूप धारण करके वो लोगों को मार रहा था और अपने अपमान का जो है वो इस भयानक तरीके से बदला ले रहा था। कुछ और लोग भी थे, कुछ जो भक्ति प्रवृत्ति वाले कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको ये विश्वास था कि जो कुल देवी, जो स्थानीय देवी है, वो किसी बात पे नाराज हो गई है पूरे इस गांव वालों से, इस क्षेत्र के लोगों से, और उनके आदेश से ही ये बाघ जो है आदमखोर होकर लोगों को मार रहा है और वो अपना गुस्सा दिखा रही है, उनके गुस्से को शांत करो। तो इस तरह की कई अफवाहें मार्केट में फैल रही थी जिनको बल मिल रहा था। एक साल बाद फिर से 14 जनवरी का दिन भी आ गया, 10 जनवरी भी तो 14 जनवरी भी आ गई, यानी कि मकर संक्रांति का। आप लोगों को याद ही होगा कि इस कहानी की शुरुआत भी 14 जनवरी से ही हुई थी, मकर संक्रांति के दिन से ही हुई थी। लेकिन इस बार डाडा मंडी का जो गिंदी का जो कौतिक था उससे वो खुशी, वो हर्षोल्लास, वो आनंद का माहौल नहीं दिखाई पड़ रहा था जैसे पहले के सालों तक रहता आया था, वो इस बार नहीं था। पिछले कई सालों से इस मेले में आने जाने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई रहती थी। बहुत दूर दूर के गांव घरों से लोग आते थे, इस मेले का आनंद उठाते थे। भीड़ इतनी ज़्यादा हुआ करती थी कि लोग मेले में एक दूसरे से टकरा करके घसट करके ही चल पाते थे। लेकिन इस बार बहुत कम लोग मेले में आए थे, बस बिल्कुल अगल बगल के जो गांव के लोग थे वही लोग मेले में आए हुए थे, बहुत लिमिटेड संख्या में। और इस बार जो दुकानें थी उनकी संख्या भी पिछले सालों की तुलना में अगर करी जाए तो बहुत कम थी, बहुत कम, कम नहीं बल्कि बहुत कम। और ये गिनी चुनी दुकानें भी वीरान पड़ी हुई थी क्योंकि कस्टमर थे ही नहीं। भाई जब कोई गांव वाले आए ही नहीं थे तो फिर दुकान से माल कौन खरीदता। इस आदमखोर बाघ के डर से लोग अपने घरों से, गांव से निकले ही नहीं थे। मेले का पूरा रंग जो है फीका पड़ा हुआ था, कोई है ही नहीं तो रंग फीका पड़ा हुआ है। मेले में करीब 1 बजे के आसपास एक अफवाह उड़ गई।
अफवाह ये उड़ी कि गोरिया गांव के नज़दीक, वही नज़दीक में गोरिया गांव है, गोरिया गांव के नज़दीक कुछ लोगों को आदमखोर बाघ दिखाई पड़ा है। और जैसे ही ये अफवाह यहाँ पे मेले में फैली तो ये मेले में पूरी भगदड़ मच गई कि लोग निकल के भागने लगे अपने अपने घरों की तरफ, अपने गांव अपने घरों की तरफ, क्योंकि सब नज़दीक के आसपास के ही लोग थे। तो उन्होंने कहा जितना जल्दी हो सके निकल लो। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस टाइम एक अंग्रेज थे, टी जॉर्ज जोसेफ, उस समय वो मेले में ही थे। अच्छा, कुछ महीने पहले गढ़वाल की जो जिलाधिकारी थी श्रीमती ज्योति पांडे, उनका ट्रांसफ़र होने के बाद इन्होंने आके पदभार संभाला हुआ था। जॉर्ज जोसेफ साहब इस अफवाह की जांच करने के लिए खुद जो है गोरिया गांव गए कि देखें यार, चल के पता करें क्या है कहानी। डीएम थे, कुछ भी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। लेकिन वहाँ उन्हें कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो ये बोले कि हाँ साहब मैंने देखा है आदमखोर बाघ को। कोई नहीं, किसी को नहीं दिखा। तो ये खाली एक अफवाह थी। तो जॉर्ज जोसेफ साहब जो है अपना फिर वापस मेले में लौट कर आ गए और उन्होंने सब लोगों को बताया नहीं भाई कहीं कोई बाघ वाघ नहीं है। तो करीब 2 बजे के आसपास जो है वो जो गेंद वाला खेल होता था, चमड़े की गेंद वाला, जो मैंने बताया हुआ है, वो पहला एपिसोड देख लीजिएगा आप लोग। तो वो खेल शुरू हुआ। लेकिन ये खेल भी बस जो है एक रस्म अदायगी जो करनी थी उस पर्पस के लिए किया गया। 1 घंटे से भी कम समय में ये खेल पूरा हो गया और लंगूरी वालों ने जीत के साथ इस खेल को समाप्त कर दिया गया कि हाँ भाई लंगूरी वाले जीत गए। मैं फिर कह रहा हूँ इस मेले के बारे में यदि आप जानना चाहें तो ये दुगड्डा का आदमखोर, जिस कहानी को मैं सुना रहा हूँ, इस कहानी का सबसे पहला एपिसोड है, आप लोग सुन सकते हैं। उस पर मैंने जो है पूरे विस्तार से इसके बारे में बताया हुआ है। बल्कि ये कहना, ये बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ये कहानी की शुरुआत ही गिंदी के कौतिक से होती है। गिंदी के कौतिक से इस कहानी की शुरुआत है। पहले सालों में क्या होता था, बीते सालों तक लोग अंधेरा होने के बाद भी मेले में अपना ख़रीदारी वगैरह करते रहते थे और अच्छी तरह से मौज मस्ती करके अपना फुल एंजॉय करके अपने अपने घरों को लौटते थे। अंधेरा होने के बाद घर जाते थे, कोई डर नहीं था, कोई किसी तरह का खौफ नहीं था। लेकिन इस साल अंधेरे में घर लौटने का मतलब था आदमखोर के रूप में अपनी मौत को खुद आमंत्रण देना। आ जा बैल मुझे मार, मतलब आदमखोर मुझे खा। न जाने कब और कहाँ, किस झाड़ी में, किस गधेरे में, किसी खेत की मेड़ या मुडेर में, क्या पता आदमखोर घात लगाए बैठा हो, कोई आए तो झपट्टा मारा जाए और अपने भोजन का इंतज़ाम किया जाए। दोस्तों, आपको उमलदा गांव के कुंदन सिंह जी की याद होगी, जो कोटद्वार में अपना इलाज करा रहे थे। उन्हें बताया नहीं गया था कि उनके बेटे विक्रम सिंह को बाघ उठा ले गया है। उनको नहीं बताया गया था, उनको खबर नहीं दी गई थी, क्योंकि परिवार वालों को डर था कि कहीं इस खबर को सुन के उन्हें कोई गहरा सदमा ना लग जाए और उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। तो इस वजह से उनको नहीं ये बताया गया था। तो कुछ दिनों के बाद जब उनके स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ तो वो कोटद्वार से अपने गांव वापस आने के लिए रवाना हो गए। चलो अब तबीयत ठीक है, चलो अब अपने बच्चों के पास अपने गांव चला जाए। वो कोटद्वार से बस में बैठे और कांडा खाल बस स्टॉप पर वो उतरे अपना सामान जो भी था उनका झोला चिमटा लेकर के बाहर निकले। तो उनको कुछ लोग उनके जानने वाले मिले, तो उन लोगों ने बड़ा भैया दुखी मन से उनका वो किया, मतलब शोक प्रकट करते हुए उनको बताया कि भाई उनका 5 साल का बेटा जो विक्रम सिंह है वो अब नहीं रहा, उसे बाघ उठा कर ले गया है। तो वो बेचारे यार, उनको भयानक मानसिक आघात लगा और बेचारे वहीं पर गश खाकर गिर पड़े। कुछ समय बाद जब लोग उन्हें होश में लाए, पानी वानी मार के किसी तरह से उनको होश में लाए, तो वो किसी तरह से गिरते पड़ते अपना रोते हुए आंसू बहाते हुए अपने गांव की ओर चल पड़े। अपने गांव पहुँचे।
अपने बेटे की मौत का उनको इतना गहरा आघात लगा था कि एक हफ्ते के अंदर ही उनका हार्ट फेल हो गया और वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उनकी मौत हो गई, हार्ट फेल उनको ले गया। बेटे का सदमा उनको वो सहन नहीं कर पाए। इसके बाद क्या हुआ वो मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। तो तब तक के लिए बने रहिए मित्रों उत्तरांचल डायरीज़ के साथ। मैं आप सभी मित्रों का आभार प्रकट करता हूँ कि आप अपना कीमती समय मुझे देते हैं। उसके लिए यार बहुत 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 धन्यवाद। साथ ही आज फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि थैंक यू वाले ऑप्शन में ज़रूर क्लिक करें। और जो मित्र चैनल में पहली बार आए हैं उन सबसे प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना ही कर सकता हूँ यार, कि आगे भी आते रहिएगा, कहानी को सुनते रहिए। बहुत मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये। और उसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वो आप कर दीजिए, क्या एक उंगली तो रखनी है, टक कर दीजिए, हो गया सब्सक्राइब। एक लाइक पे टिक कर दीजिए और एक शेयर पे कर दीजिए, खाली उंगलियां चलनी है बस। हाँ, कुछ कमेंट्स भी कर दें तो यार बड़ा अच्छा लगेगा। होगा क्या कि आपकी और जो मेरी जो दोस्ती है ना, ये पक्की हो जाएगी यार। अगर आप 2 शब्द लिख देंगे तो डील हो जाएगी, एक फ्रेंडशिप डील। वैसे फ्रेंडशिप में डील नहीं होती, फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप होती है, दोस्ती दोस्ती होती है। तो दोस्ती होगी। तो दोस्तों फ़िलहाल तो आज्ञा दीजिए और जल्दी ही मिलता हूँ अगले वीडियो में इस जानकारी के साथ कि बाघ का क्या हुआ, मतलब फिर क्या हुआ, कहने का मतलब है फिर क्या हुआ। तो वो अगले वीडियो में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों बाय बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।